भाग 8। सुधा शांत हो जा। आहना के ऐसा कहने पर सुधा चिढ़ जाती है और उसे और ज्यादा चिढ़ाते हुए युवराज पीछे से उसकी तरफ आता है और अपने लब उसके कान के पास ले जाकर जो कहता है उसे सुन सुधा की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो गुस्से से युवराज को घूर कर देखने लगती है। युवराज ने सुधा के करीब जाकर उसके कान के पास अपने लब ले जाकर कहा, आप तो हार गई। जिसे आप मुश्किल काम नहीं समझ रही थी वो तो आपसे हुआ ही नहीं। अब इसके बदले आपको वो करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। और फिर वो उसे हौले से कुछ कहता है जिसे सुन सुधा गुस्से में उसे घूरने लगती है। पर युवराज इस बात को नजरअंदाज कर पल्लवी से कुछ कहता है और फिर सुधा की तरफ देख आई विंक कर देता है। आहना, ऋत्विक और बाकी सभी जो नीचे टेबल पर बैठे थे समझने की कोशिश कर रहे थे कि स्टेज पर आखिर चल क्या रहा है। तभी एकाएक हर तरफ अंधेरा छा गया। इस तरह अचानक अंधेरा होने से आहना घबरा सी गई। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। तभी एकाएक उसने अपने साइड में देखा, वहाँ सुधा भी नहीं थी। वो वहाँ बैठे बैठे परेशान सी होने लगी थी। जब ऋत्विक ने उसके चेहरे की तरफ गौर किया तो पाया कि वो असहज हो रही है। ये देख ऋत्विक ने अपना हाथ हौले से उसके हाथ पर रख दिया। ऋत्विक के हाथ का स्पर्श पाते ही एक अलग सा एहसास आहना के बदन में दौड़ गया और उसने अपनी नजर जब ऋत्विक पर करी, ऋत्विक ने उसके हाथ पर एक थपकी देते हुए कहा, घबराओ मत, हम हैं। ऋत्विक ने सिर्फ इतना ही कहा था पर आहना की सांसें तेज हो चली। जहाँ सब लोग अंधेरे में परेशान हो रहे थे तो वहाँ आहना ऋत्विक के चेहरे में खो गई। ये पहली बार था कि वो एकटक ऋत्विक के चेहरे की तरफ ऐसे देख रही थी। अचानक लाइट कैसे चली गई, ये देखने के लिए वीर जी वहाँ से उठे और जैसे ही जाने लगे स्टेज के एक तरफ स्पॉटलाइट पड़ी और तेज आवाज में गाना बज उठा। सब डांस को देख रहे थे और फिर गाने की धुन पर युवराज फटाफट स्टेज पर ऋत्विक के पास आ जाता है और उसके साथ भांगड़ा करते हुए गाता है। आहना की तरफ जाकर पटियाला ढोल बजा के कह दूंगा कह दूंगा। अब युवराज सुधा के करीब जाता है और हौले से उसके बाल कान के पीछे करते हुए गाता है। अब युवराज सबके सामने सुधा को आकर डांस करने का इशारा करता है। सुधा अपना सर ना में हिलाती है तो युवराज उसे आंखें बड़ी करके देखता है। सब लोग भी अब उसे ही देख रहे थे। मौके की नजाकत को समझ सुधा गाने की धुन पर पैर थिरकाते हुए युवराज के करीब जाकर उसके चारों तरफ गोल गोल घूम उसकी आंखों में आंखें डाल कर देख गाते हुए भांगड़ा करती है। आहना के करीब आकर पीछे घूमकर ऋत्विक के कंधों पर हाथ रख और इसी के साथ गाने की अगली धुन के लिए वो भागकर युवराज के पास जाती है और उसके साथ स्टेप से स्टेप मिलाकर भांगड़ा करती है। इसी के साथ डांस परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है और सब जोर से ताली बजाने लगते हैं। पर डांस के बाद से अपनी सुधा अलग ही निखर रही थी। न चाहते हुए भी बार बार चोरी छुपे युवराज को देख रही थी और शायद युवराज भी। डांस परफॉर्मेंस के बाद युवराज ऋत्विक के पास जाकर खड़ा हो जाता है तो सुधा आहना के पास। सुधा के दिल की धड़कनें तेज थीं और वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। ये देख आहना प्यार से सुधा के हाथ पर हाथ रख थपकी देने लगी। तभी उन सबके कानों में नलिनी जी की आवाज पड़ी जो कह रही थी, तो चलिए अब रिंग सेरेमनी शुरू करते हैं। ये कहकर घर के सभी लोग भी स्टेज पर जाकर खड़े होते हैं, जहाँ रचना जी काव्या से और नलिनी जी सुधा से रिंग लेकर आने को बोलती हैं। काव्या तो झट से चली जाती है पर सुधा अपनी ही सोच में कहीं गुम सी खड़ी रहती है। जब वो नलिनी जी की बात का कोई जवाब नहीं देती, पल्लवी सुधा को जोर से हिलाते हुए बोली, कहाँ खो गई सुधा दी। पल्लवी की अचानक ऐसे झकझोरने की वजह से सुधा होश में आ जाती है और हड़बड़ाकर बोलती है, अब हाँ क्या। उसे ऐसे लड़खड़ाते देख नलिनी जी प्यार से उसके गाल को छूकर बोली, क्या हो गया सुधा बेटा, डांस करके थक गई क्या? मैं पल्लवी को बोलूं रिंग लेकर आने के लिए? ये सुन सुधा को सारी बात समझ आ गई और वो जल्दी जल्दी में कहती है, अब नहीं मैं लेकर आती हूँ ना। अच्छा ठीक है, नलिनी जी कहती हैं तो सुधा भी फटाफट स्टेज से उतरकर घर की तरफ बढ़ जाती है। कुछ ही देर में काव्या और सुधा दोनों ही रिंग लेकर आ जाते हैं और सगाई की रस्म शुरू होती है। सुधा अंगूठियों के डब्बों को एक सजी हुई थाली में रखती है जिसमें से एक थाल वो काव्या को पकड़ा देती है
और एक पल्लवी को, और साइड आकर नलिनी जी के पास खड़ी हो जाती है। रचना जी के कहने पर सबसे पहले ऋत्विक काव्या से अंगूठी लेकर आहना के हाथों में पहनाता है। तभी जोर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन पर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगती हैं, जिसे देख आहना के लब मुस्कुरा उठते हैं। उसके बाद आहना एक नजर ऋत्विक को देखकर पल्लवी से अंगूठी लेकर ऋत्विक को पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तो ऋत्विक अपना हाथ आगे कर देता है। पल भर में ऋत्विक के हाथों में भी अब अंगूठी थी, और इसी के साथ एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगीं। इसी के साथ सगाई की रस्म खत्म होती है। रचना जी और नलिनी जी एक दूसरे के गले मिलती हैं, तो वहीं वीर जी और विक्रम जी भी एक दूसरे के गले मिलते हैं। हर तरफ खुशनुमा माहौल पसर जाता है। ऋत्विक और आहना सभी लोगों से आशीर्वाद लेते हैं, और फिर इसके बाद फोटोग्राफी सेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले सभी बड़ों के साथ फोटोज खींचती हैं, और फिर घर के यंगस्टर अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवाने के बाद रचना जी के कहने पर आहना और ऋत्विक थोड़ी देर के लिए छत पर चले जाते हैं। दरअसल रचना जी ने ही नलिनी जी से बात करके ऋत्विक और आहना को बात करने के लिए छत पर भेजा था, जिससे वो एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। छत पर रचना जी के कहने पर आहना और ऋत्विक दोनों छत पर आ तो गए थे, पर हमेशा की ही तरह दोनों के दरमियान खामोशी ने अपनी जगह बनाई हुई थी। जहां आहना का ध्यान खुले आसमान की तरफ था, तो वहीं ऋत्विक का सारा ध्यान आहना के चेहरे की तरफ। उसके मन में अंदर ही अंदर एक जंग चल रही थी कि आखिर वो आहना को अपनी जिंदगी से जुड़ा ये सच बताए या ना बताए, और अगर बताए तो कैसे बताए। कहीं न कहीं आहना के चेहरे पर मौजूद हया और मासूमियत देख ऋत्विक अपने मन में बोल उठा, नहीं ऋत्विक, शी इज सच अ प्योर सोल। आपको उन्हें सारा सच बता देना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी, और आपको कोई हक नहीं कि आप किसी मासूम को हर्ट कर सको। इसके बाद ऋत्विक ने एक गहरी सांस लेकर आहना की तरफ देखा और कहा, बुरा ना मानो तो एक बात कहें। कहिए ना, आहना ने सहजता से कहा। उसके लफ्ज सुन ऋत्विक का दिल बेचैन हो रहा था, पर अब वो ठान चुका था कि वो आहना को सारा सच बताकर रहेगा। इसलिए वो ठीक आहना के सामने आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, देखिए आहना, जानते हैं इतनी जरूरी बात हमें आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर आप तो जानती है ना सब कुछ कितना जल्दी में हुआ, वक्त ही नहीं मिला। उस दिन हम कैफे में आपको बताना चाहते थे, पर सुधा ने कहा था आप लोगों को जाना है, इसलिए हमने रोका नहीं। दरअसल बात यह है कि जैसे आप ये शादी अपने परिवार वालों की खुशी के लिए कर रही हैं, हम भी अपने परिवार वालों की खुशी के लिए कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप इस रिश्ते से उम्मीद रख रही हैं, अपने ख्वाब सजा रही हैं। हम ऐसा चाहकर भी नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह भी कहीं ना कहीं हम ही हैं। आहना ऋत्विक के चेहरे की ओर देखने लगी, पर वो बिना रुके बोला, कई सालों पहले हम एक लड़की को बहुत पसंद किया करते थे। कॉलेज के दिनों से ही हम दोनों साथ थे। हमने अपने घर वालों को भी उसके बारे में बताया था, और हमारे घर वालों को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर अचानक रिद्धिमा हमसे कटी कटी सी रहने लगी। हमने उनसे कई बार वजह पूछी, यहाँ तक कि बिना गलती के भी माफी मांगी, जिससे कि हम इस रिश्ते को बचा सकें, पर वो हमेशा कहती रही कि उन्हें अब हम पसंद नहीं, हमारी सोच पुरानी है, तकियानोसी है, और उनका इस रिश्ते में दम घुटता है। हम उन्हें समझाते रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें जो लग रहा है वो सिर्फ एक गलत फहमी है, पर उन्होंने हमारी बात नहीं मानी और हमसे रिश्ता खत्म कर लिया। हम नहीं जानते कि अब वो कहाँ है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी या नहीं, पर हम खुद को उसी जगह पा रहे थे। ये शादी करने के लिए हाँ हमने सिर्फ इसलिए की जिससे हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। जो खुशियां हमारे घर वाले चाहते हैं, कम से कम हम उन्हें वो तो दे पाए, पर ऐसा करने के लिए हम आपकी खुशियां बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। इस वजह से आज आपको ये सब कुछ बता रहे हैं। अब सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो इस रिश्ते से बैकआउट कर सकती हैं, लेकिन हाँ, हम ये जरूर कहेंगे कि अगर आप ये सब कुछ जानने के बाद भी इस रिश्ते में रहना चाहती हैं, तो ये हमारा वादा रहेगा कि हमारा ये पास्ट कभी भी हमारे रिश्ते में नहीं आएगा, और जिंदगी में आगे बढ़ने की, आपके साथ चलने की हम पूरी भरपूर कोशिश करेंगे, और कभी आपको निराश होने का मौका नहीं देंगे। ये बोलकर ऋत्विक अपनी नजरें झुका लेता है और खामोश हो जाता है। आहना इस बात से बिल्कुल अवाक खड़ी थी। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं फूटे।
ऋत्विक ने हौले से अपनी नजरें उसकी तरफ करी, ये जानने के लिए कि वो कुछ कहना चाहती है या नहीं, पर आहना ने कुछ नहीं कहा और वहां से अपने कदम आगे की ओर बढ़ा लिए। ऋत्विक को अब कहीं ना कहीं लगा कि शायद आहना को ये रिश्ता मंजूर नहीं है, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद ऋत्विक ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आहना जाते हुए पलटकर बोली, आंटी ने इस बारे में पहले बताया था, पर आपसे जानकर अच्छा लगा। सुनिए, ज्यादा देर ऊपर मत रहिएगा, नीचे आ जाना। इतना बोलकर आहना नीचे चली गई। ऋत्विक को अभी तक आहना का जवाब सुनकर हैरानी हो रही थी। खुद को वो शांत करता है और अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ा लेता है। दरअसल रोके की रस्म से पहले रचना जी कुछ देर के लिए आहना के साथ बाहर गार्डन एरिया में आई थीं, जिससे वो उससे कुछ बात कर सकें, और तभी उन्होंने ऋत्विक के बारे में ये बात आहना को बताई थी, क्योंकि माहेश्वरी परिवार किसी को भी एक धोखे में नहीं रख सकता था। हाँ, ये होना लाजमी भी है। जो खुद पेशे से वकील हो, अगर वो किसी को धोखा दे तो ये शोभा कैसे देता। ऋत्विक और आहना एक दूसरे के साथ बात करने के बाद जब नीचे आए तो देखा सभी लोग खाना खाने के लिए गार्डन एरिया के दूसरी तरफ जा रहे थे, जहाँ पर स्पेशल टेबल्स लगवाई गई थीं। इसलिए वो दोनों भी सीधा वहीं चले जाते हैं। वहाँ पहुंचकर दोनों ने देखा कि सारी चेयर ऑलरेडी भरी हुई थीं, बस 2 चेयर्स ही खाली थीं, जो कि साथ में थीं। इसलिए वो दोनों वहीं जाकर बैठ गए। साथ में खाना खाने के बाद जल्द ही माहेश्वरी परिवार शेखावत परिवार से विदा लेता है और अपने घर के लिए चला जाता है। धीरे धीरे करके सभी मेहमान भी अपने घर को लौट जाते हैं। आधे घंटे बाद नलिनी जी थककर सोफे पर बैठी हुई बोली, पल्लवी, दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया ना बेटा? हाँ मां, कर दिया है, पल्लवी ने कहा। सुधा, आहना और वीर जी भी एक तरफ सोफे पर बैठे हुए थे। सभी लोग आज के फंक्शन की वजह से काफी ज्यादा थक गए थे। पिछले कुछ दिनों से तैयारियों में बिजी रहने की वजह से सब आराम भी नहीं कर पाए थे। आहना को हल्की हल्की नींद आ रही थी। उसे देख नलिनी जी ने कहा, सुधा, आहू, आप दोनों कमरे में जाइए, कपड़े बदलिए और सो जाइए। पल्लवी, जाओ तुम भी अपने कमरे में जाओ। उनके कहने पर वो तीनों उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके जाते ही नलिनी जी और वीर जी भी अपने कमरे की तरफ चले गए। आहना और ऋत्विक की सगाई अच्छे से निपट गई थी। सबकी जिंदगी मध्यम रफ्तार से आगे बढ़ने लगी थी। बीच में ही एक दिन नलिनी जी, रचना जी, वीर जी और विक्रम जी एक दूसरे से मिले और पंडित जी के साथ बैठकर शादी की तारीख पक्की करवाई। शादी की डेट 4 महीने बाद की निकली थी। इस वजह से सभी लोग अब शादी की तैयारियों में लग गए थे। सबसे पहले शादी के कार्ड प्रिंट करवाए गए, बैंक्वेट हॉल बुक किया गया, डेकोरेशन फाइनल की गई, केटरिंग फाइनल की गई और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी, रचना जी आहना को लेकर शादी में पहनने के लिए कपड़े दिलाने लेकर गईं। इस बीच ऋत्विक भी उनके साथ ही था, पर ऋत्विक, आहना दोनों में से किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की। ये 4 महीने शादी की तैयारियों में हवा के जैसे ऐसे गुजरे कि पता ही नहीं चला। और आज आहना की हल्दी और मेहंदी का दिन आ गया, जिसे एक ही दिन रखा गया था। सुबह से ही घर में बहुत चहल पहल थी, क्योंकि आज मेहंदी और हल्दी दोनों ही होनी थी और रात को शादी भी होनी थी। इस वजह से नलिनी जी और वीर जी तो तैयारियों में ही बिजी थे। गार्डन एरिया में हल्दी का पूरा डेकोरेशन करवाया हुआ था। सेंटर में बैठने का इंतजाम था और उसके ऊपर गोल आकार में येलो कर्टन्स का बहुत ही सुंदर डिजाइन बना था, जिस पर एक झूमर लटक रहा था। ठीक 10 बजे काव्या, कंचन, युवराज और रचना जी आहना के लिए ऋत्विक की झूठी हल्दी ले आए। विधि के अनुसार 10:15 पर पल्लवी आहना को लेने चली गई। कुछ देर में वो आहना के साथ यहाँ मौजूद थी। आहना को देख रचना जी ने तुरंत नलिनी जी से मिर्ची लेकर उसकी नजर उतारी और अनीता जी को उसे जलाने के लिए दे दिया। बहुत खूबसूरत लग रही हो बहू, रचना जी ने आहना की बलैया लेते हुए कहा। शुक्रिया मासा, आहना ने सिर्फ इतना कहा और फिर इसी के साथ आहना की हल्दी की रस्म शुरू हुई। सब लोग बारी बारी करके आहना को हल्दी लगा रहे थे, पर पल्लवी, काव्या और युवराज इस फंक्शन में बोर हो रहे थे। युवराज को तो नींद भी आने लगी थी। तभी उसने अपनी पलकें 2-3 बार झपकाईं, जिससे वो बोरियत भूल सके, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। खुद को होश में लाने के लिए जैसे ही उसने पीछे की तरफ देखा, उसकी नजर सामने से हाथों में कैमरा लिए आती हुई सुधा पर पड़ी।
युवराज अपलक उसे ही देखे जा रहा था। उसने पीली रंग की कुर्ती पर लांचा पहना हुआ था। बालों को सलीके से बांधकर चोटी बनाई हुई थी जो कमर से भी नीचे तक थी। वो सामने देख ही रहा था कि अचानक अपने कंधे पर उसे किसी का हाथ महसूस हुआ। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब एक बार फिर से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो युवराज झल्लाकर पीछे पलटा, पर सामने कोई और नहीं बल्कि सुधा ही खड़ी थी। उसे देख युवराज हड़बड़ाकर बोला, तुम तो सामने थी। उसे यूं बड़बड़ाते देख सुधा उसे घूर कर देखते हुए बोली, मैं तुम्हारे सामने से ही चलकर पीछे आई हूँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहाँ खोए हुए हो मैं? युवराज ने धीरे से कहा। क्या? थोड़ा जोर से बोलो। सुधा ने अपनी चोटी पीछे करते हुए कहा, मैं तो कहीं नहीं खोया, कहीं भी, बस कुछ सोच रहा था। युवराज नजरें चुराकर बोला। युवराज की बातों को बुरी तरह से नजरअंदाज कर सुधा आसपास देखती है, फिर धीरे से अपने लब युवराज के कान के पास ले जाकर बोली, देखो हल्दी का फंक्शन कितना बोरिंग है, क्यों ना इसे थोड़ा एक्साइटिंग बनाया जाए। होली खेलोगे? होली? युवराज एक आईब्रो उठाकर पूछता है तो सुधा उसकी आंखों में देखते हुए बोली, शर्त लगाती हूँ, हल्दी का फंक्शन खत्म होने से पहले तुमको हल्दी लगा दूंगी, पर तुम नहीं लगा पाओगे। उसकी बात सुन सुधा को गौर से देखते हुए युवराज बोला, और अगर कलर लगा दिया तो? युवराज के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। हार जाओगे। बोलते हुए सुधा आगे जा ही रही थी कि काव्या और पल्लवी से टकरा गई, जो कि कुछ देर पहले से दोनों की बातें सुन रही थीं। पर सुधा उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कैमरे को अपने हाथ में घुमाते हुए आगे जाने लगती है कि पल्लवी और काव्या की बात सुन रुक जाती है और प्यार से उनकी तरफ देखती है। तो काव्या बोली, हम भी खेलेंगे ये गेम, इफ यू डोंट माइंड। उनकी बात पर, ठीक है पल्लू, तू मेरे साथ है, और काव्या तुम उसकी तरफ, गेम ऑन, बोलकर सुधा जाने ही लगती है कि युवराज उसकी चोटी पकड़कर पीछे खींच लेता है। सुधा जो इस तरह से खींचे जाने से युवराज पर चिल्लाने ही वाली थी, एकाएक उसकी बात सुन खामोश हो जाती है। युवराज उसके कान में धीरे से बोला, ये उसके क्या, कुछ नाम भी है, दुनिया इसे युवराज के नाम से जानती है, तुम चाहो तो यूं भी बुला सकती हो। युवराज की इस बात पर जहाँ काव्या और पल्लवी हंस पड़ी, सुधा उसे घूर कर देखने लगी। ऋत्विक ने अपना राज तो बता दिया आहना को, अब कैसे शुरू होगी इनकी प्यार की दास्तान? आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक विवाह ऐसा भी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 9। सुधा जो इस तरह से खींचे जाने से युवराज पर चिल्लाने ही वाली थी, एकाएक उसकी बात सुन खामोश हो जाती है। युवराज उसके कान में धीरे से बोला, ये उसके क्या, कुछ नाम भी है, दुनिया इसे युवराज के नाम से जानती है, तुम चाहो तो यूं भी बुला सकती हो। युवराज की इस बात पर जहाँ काव्या और पल्लवी हंस पड़ी, सुधा उसे घूर कर देखने लगी। सुधा उसे एक तिरछी नजर से देख बोली, तुम्हारी इस बात का जवाब मैं जल्द दूंगी, पर पहले मुझे जीतने तो दो। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, वॉच आउट। ये बोलकर सुधा और पल्लवी दोनों आहना को हल्दी लगाने चली गईं। उनके जाने के बाद काव्या और युवराज कुछ प्लानिंग करते हैं जिससे वो ये गेम जीत सकें, पर उन्हें इंतजार करते हुए बहुत देर हो गई थी। ना तो उन्हें पल्लवी दिखी, ना ही सुधा। अब उन्हें इंतजार करने में भी बोरियत हो रही थी। काव्या ने युवराज को देखा और मुंह बनाते हुए कहा, ये तो गलत है युवी, हल्दी लगाने के लिए दिखना तो पड़ेगा, ये दोनों हैं कहाँ? काव्या ने बस ये कहा ही था कि अचानक पल्लवी वहाँ से बाहर को भागी, तो काव्या तुरंत उसके पीछे हो ली। अब युवराज अकेला खड़ा था कि सुधा भागती हुई आई। उसको भागता देख युवराज भी भागने लगा। दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, किसी छोटे बच्चे की तरह। भागते भागते वो लोग घर के अंदर आ गए थे। हार मान जाओगे, कितना भागोगे? सुधा अपने हाथों में हल्दी मलते हुए बोली। ये सुन युवराज वहीं रुक गया। सुधा उसे देख ही रही थी कि युवराज सुधा के करीब बढ़ा और सुधा के हाथ से अपने गालों पर हल्दी लगा ली। इस एहसास से सुधा एकदम से सिहर सी गई, पर अगले ही पल खुद को शांत कर बोली, तुमने चीटिंग की है। सुधा अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, जीती तो तुम ही ना, बात बराबर है, तुम जीती या मैं? युवराज उससे तिरछी निगाहों से देखता हुआ बोला। ये सुन सुधा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तुम ये नहीं भी करते फिर भी मैं जीत जाती, समझे तुम?
उसकी इस बात पर युवराज क्यूट सा फेस बनाकर बोला, मेरी बात का जवाब? अच्छा, तो ये चीटिंग जवाब जानने के लिए थी? चलो बता ही देती हूँ। चाहत नहीं हमारी तुम्हें यूवी बुलाने की, तुम खुद चले आते हो हमारे पीछे। क्या जरूरत है हमारी ये जहमत उठाने की? ये बोल सुधा युवराज को ठेंगा दिखाकर भाग जाती है। तो वहीं युवराज भी मुस्कुराता हुआ बाहर आता है। उन दोनों ने काव्या और पल्लवी को देखा, जो कि हल्दी में सनी हुई थीं। पर सुधा अब भी कोरी थी, जो ज्यादा देर कोरी न रही, क्योंकि पीछे से पल्लवी और काव्या दोनों ने उसे हल्दी लगा दी और इसी के साथ तीनों की हल्दी की होली शुरू हो गई। कुछ देर बाद, थोड़ी ही देर में रचना जी और बाकी सब वापस चले गए। इसके बाद मेहंदी का फंक्शन शुरू हुआ। आहना के हाथों में ऋत्विक का नाम लिखवाया गया था। सुधा और पल्लवी ने भी खूब सुंदर डिजाइन्स बनवाए थे। ऐसे ही हंसते खेलते मेहंदी का फंक्शन भी खत्म हो गया। रात को शादी थी, तो आहना, पल्लवी और सुधा अंदर तैयार होने चले गए। वीर जी और नलिनी जी भी बाकी सब काम निपटा कर तैयार होने चले गए। 1 घंटे बाद, अरे सुबह से सजा रहे हो आप लोग, अब तक दरवाजे की डेकोरेशन नहीं हुई। ये फूल मुरझा गए हैं, इन्हें हटा दो, चेंज करो जल्दी। काम करने वालों को डांटकर नलिनी जी वापस जाने लगी कि अचानक सहसा रुक गईं। सामने वीर जी खड़े थे, जो बस बिना कुछ कहे उनको ही देखे जा रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? नलिनी जी अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोली, वो मैं देख रहा था कि गजब की खूबसूरत लग रही हैं आप। नीली साड़ी में मेरी नलिनी हर बार की तरह आज भी कयामत ढा रही है। वीर जी उनको ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, इश, आप भी ना, क्या ऐसे करते रहते हैं? बोलकर नलिनी जी जाने को हुई कि वीर जी ने उनका हाथ पकड़कर उनको अपने सामने कर लिया। क्या कर रहे हैं आप? जाने दीजिए ना, बहुत काम है। नलिनी जी रिक्वेस्ट करते हुए बोली, चले जाइएगा, पर उससे पहले एक बार गले। वीर जी बोल ही रहे थे कि नलिनी जी बीच में बोली, बस बस बहुत हो रहा है आपका, बेटी की शादी है आज, बुढ़े हो गए हैं, पर हरकतें तो देखो। बोलकर नलिनी जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती हैं। तो वीर जी हौले हौले गाने लगते हैं, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। उनकी इस हरकत पर नलिनी जी पीछे घूमकर उनके पास आते हुए धीरे से बोली, अच्छा तो मैं बेवफा हूँ? जाइए जाइए, अब मनाकर दिखाइएगा, बात ही नहीं करूंगी आपसे। अरे पर हमने खूबसूरत भी तो कहा ना, वो आपको सुनाई नहीं दिया क्या? वीर जी नकली गुस्सा दिखाते हुए बोले। पर शायद नलिनी जी आज बेहद अच्छे मूड में थीं। वो चुपचाप आगे आईं और वीर जी को साइड हक करते हुए उनके कान में धीमे से कहा, बहुत नटखट हो गए हैं आप, सुधर जाइए तो बेहतर होगा। ये कह नलिनी जी जाने ही लगी थीं कि वीर जी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास कर लिया। क्या है? नलिनी जी उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, कहाँ जा रही हैं आप हमें छोड़कर? वीर जी बड़े प्यार से बोले तो नलिनी जी कहती हैं, जा रही हूँ आहू के पास, थोड़ा देखकर तो आऊं कैसी लग रही है। ये बोलकर वो जाने लगती हैं, तो वीर जी उनके पीछे पीछे हो लेते हैं। यूं तो नलिनी जी और वीर जी की शादी को कई साल हो गए थे, पर सभी जानते हैं कि प्यार तो सदाबहार है। प्यार एक वो खुशी है जो हर बार बस बढ़ती रहती है, कभी नहीं घटती, कभी खत्म नहीं होती। जितनी बार इसे याद करोगे उतनी बार आपके अंतर मन को खुश कर देगी। शायद यही बात नलिनी जी और वीर जी के रिश्ते में भी थी। वो दोनों आहना के कमरे तक आते हैं और अंदर आने ही वाले होते हैं कि उनके कानों में जो आवाज पड़ती है उसे सुन वो वहीं रुककर उनकी बातें सुनने लगते हैं। अंदर कमरे में पल्लवी आहना के सर पर दुपट्टा रखते हुए बोली, दी कल तो आप चले जाओगे, तो फिर ये कमरा, ये सब सामान, ये कपड़े, ये सब तो मेरे होंगे ना? आई एम सो एक्साइटेड दी, जल्दी जाओ ना आप। इस पर आहना कुछ बोलती कि सुधा पल्लवी के सर पर मारते हुए बोली, ज्यादा है ना दीदी मत कर, समझी? ये सब ना मेरा होगा, मेरा राज चलेगा यहाँ, समझी पल्लू? ऐसे कैसे आपका राज चलेगा? आप तो चली जाओगी ना अपने घर, तो ये सब तो मेरा होगा। पल्लवी अपनी आंखों में चमक लाते हुए बोली। अब इसके जवाब में सुधा बोलती कि उससे पहले ही आहना सुधा के मुंह पर हाथ रख देती है और आसपास देखते हुए बोली, ऐसा है ना, जो हमारा है वो हमारा है, तुम दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला और किसी का यहाँ पर राज नहीं चलेगा, तो तैयार होने पर ध्यान दो बस। अगले ही पल चिढ़ते हुए, कैसी दोस्त और बहन हो तुम? मतलब फिल्में तो इस कदर देखती हो कि फिल्मों के पीछे पागल हो गई हो। हर बार का है ये, दुल्हन के जाते ही उसके कमरे को हथिया लो,
ज्यादा फिल्में मत देखा करो दोनों, ये नहीं कहते कि। आहना के बोलने के पहले ही नलिनी जी ने पीछे से बोला कि बेटा जैसा तू छोड़कर जाएगी वैसा ही तुझे मिलेगा, है ना। अचानक माँ पापा को देखकर सब हैरान हो गए। सुधा और पल्लवी तो मुंह दबाए हंस रहे थे, तो वहीं आहना भी मजाकिया लहजे में फटाफट से बोली, ऐसे कैसे, जैसे मैं छोड़कर जाऊंगी वैसा रखोगे। ये देखो सब फैला दिया इन लोगों ने। माँ देखो प्लीज, हम यार यहाँ आकर सफाई नहीं करने वाले, प्लीज ये सब सेट करवा दीजिएगा, है ना। उसकी इस बात पर नलिनी जी मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, आराम से सांस तो ले ले, दुल्हन बनी हुई है आज, फिर भी हरकतें तो देखो बच्चों जैसी। तुम दोनों बाप बेटी ना एक जैसे हो, आप पापा को बीच में क्यों। बोलते बोलते आहना की नजर जब अपने पापा पर गई तो उनकी आंखों में आंसू देखकर वो परेशान हो गई और जल्दी जल्दी बोलने लगी, आपको क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो। माँ तो बस मजाक कर रही थी, आपको बुरा लगा ना। मम्मी को हमने कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें ना किया करें, लेकिन मम्मी है ना कुछ समझती ही नहीं है। और फिर नलिनी जी की तरफ देखकर बोली, देखो मम्मी पापा को रुला दिया ना आपने। आहना तो ऐसे शुरू हो गई थी कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। जब से शादी की बात चली थी तब से वो ज्यादातर खामोश ही रहने लगी थी, पर शायद आज अपने मन के अंदर का दर्द छुपाने के लिए इस कदर बोल रही थी कि तभी वीर जी ने अपने आंसू पोंछकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, आपकी माँ ने कुछ नहीं किया है आहू, वो तो आपको आज लाल जोड़े में देखकर बस आंख भर आई, बहुत अच्छी लग रही है मेरी बच्ची। उसके बाद उनसे कुछ बोला नहीं गया, उनका गला रुंध चुका था, आंखों में से आंसू लुढ़क कर गाल पर आने लगे थे। उनकी ऐसी हालत देख आहना ने अपने पापा को गले लगा लिया, तो वहीं वीर जी ने आहना को गले लगाते हुए नलिनी जी को भी अपने गले से लगा लिया। फिर पीछे दोनों को देखा तो सुधा और पल्लवी ने भी उन्हें ज्वाइन किया। सब लोग एक दूसरे के गले लगे थे, सबकी आंखें नम थीं, पर एक सुकून था पास होने का, साथ होने का। थोड़ी देर बाद सब अलग हुए और एक फोटो खिंचवाई जिसमें आहना ने अपने हाथों से दिल बनाया हुआ था और बाकी लोगों ने एक दूसरे पर अपना हाथ रखा था। उनके हाथ पर लिखा था टीम ब्राइड, पर पल्लवी ने अपने हाथ पर स्पेशली सिस्टर ऑफ द ब्राइड लिखवाया था। वीर जी ने तो हाथों में मेहंदी लगाई नहीं थी, इसीलिए नलिनी जी ने उनके बदले हाथ रखा था। पर फोटो में 6 हाथ देखकर नलिनी जी अचरज भरी निगाहों से देखने लगी, तो सुधा बोली, भाई नहीं आए ना, उनके बदले मैंने हाथ रख दिया। ये सुन आहना गुस्से और नाराजगी भरे भाव में बोली, नहीं आया ना, और न ही अंकल आए, जब भी मिलेगा ना हिसाब चुकता करना होगा उसे, बहुत नाराज हूँ मैं उससे, बोल देना अपने भाई को फोन पर। उसकी इस बात पर सुधा हौले से मुस्कुराकर सर हाँ में हिला देती है। कुछ देर बाद उसके बाद नलिनी जी और वीर जी नीचे आने लगे कि अचानक बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी। सबको समझते देर न लगी कि लड़के वाले आ गए हैं। जैसे जैसे आवाज तेज हो रही थी वैसे वैसे आहना का दिल धक धक कर रहा था। पल्लवी नलिनी जी और वीर जी के साथ नीचे चली गई तो सुधा ऊपर छत पर बारात देखने गई। वहीं बाहर ऋत्विक घोड़े पर सहरे से अपना चेहरा छुपाए बैठा था और आगे सब लोग डांस कर रहे थे। नलिनी जी आरती की थाल लिए दरवाजे पर खड़ी थीं और सबके डांस खत्म होने का इंतजार कर रही थीं। ऊपर छत पर से सुधा ये सब देख रही थी, पर एकाएक उसकी नजर एक इंसान पर ठहर गई। यहाँ नीचे काव्या रुमाल को फोल्ड करके उसकी बीन जैसे बनाकर युवराज अपने दोनों हाथों को सर पर रखकर नागिन बनकर डांस कर रहा था। वो दोनों सबसे बेखबर होकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। सबकी नजर केवल उन दोनों पर ही थी, सिवाय उन दोनों के। अब बीन की कमान युवराज ने संभाल ली और काव्या नागिन बन गई। वो युवराज के चारों तरफ घूम घूम कर बहुत ही खूबसूरत तरीके से डांस कर रही थी। अब साथ में कंचन और वरुण भी लगे हाथ कमर मटकाने लगे। ऊपर टेंट लगे होने की वजह से सुधा डांस अच्छे से नहीं देख पा रही थी, इसीलिए वो हल्की सी झुकी कि उसका हाथ उसके कान पर लगा और वो जोर से चीखी और पीछे होकर अपना कान सहलाने लगी। नीचे डांस करते युवराज के ऊपर कुछ गिरा तो वो एकाएक रुक गया। 2 पल रुककर उसने ऊपर देखा तो उसे सुधा दिखी, पर शायद सुधा उसे नहीं देख पाई कि युवराज ने उसे देख लिया है। युवराज को पल भर में समझते देर न लगी कि क्या हुआ है। थोड़ी ही देर में उन्होंने डांस करना बंद कर दिया। रचना जी ने युवराज और काव्या की पैसों से नजर उतारी और बैंड बाजे वाले भैया को दे दिया।
उसके बाद ऋत्विक घोड़ी से उतरकर आया तो नलिनी जी ने ऋत्विक का तिलक किया, उसकी आरती की और बारात आ गई घर के अंदर। काव्या कंचन का हाथ पकड़े पकड़े चल रही थी कि तभी अरे अरे ऐसे कैसे, पहले द्वार रुकाई तो दो, बोलते हुए पल्लवी ने दोनों हाथ दरवाजे के गेट पर सटा दिए। और फिर क्या, ऋत्विक ने अपनी जेब से पर्स निकाला और 500 के नोट की एक गड्डी पल्लवी के हाथ में थमाते हुए कहा, काफी है, डिमांड और है अंदर आने की। इस पर पल्लवी ऋत्विक के पास जाकर धीरे से बोली, नहीं जीजू इतना काफी है, वैसे आप तो बड़ी जल्दी मान गए, बड़े भोले हो आप, संभल कर रहिएगा, मेरी दी इतनी भोली नहीं है, बहुत शैतान है वो, आपने मुझे खुश किया इसलिए टिप। उसके बाद पल्लवी रास्ते से हट गई और सब अंदर आ गए। जहाँ पल्लवी एक तरफ चली गई थी वहीं ऋत्विक उसकी बात पर मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। सब लोग अब और अंदर आ गए जहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से सारा डेकोरेशन करवाया गया था। खाने पीने का इंतजाम बाहर गार्डन में था और घर के अंदर ही बहुत खूबसूरत फूलों का मंडप बना था जहाँ पर जाकर ऋत्विक को बैठा दिया गया। नलिनी जी और वीर जी, रचना जी और विक्रम जी को सभी मेहमानों से मिलवा रहे थे। काव्या इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी कि तभी पल्लवी ने उसे टोकते हुए कहा, क्या हुआ, कुछ खो गया है क्या? काव्या धीमे से बोली, हाँ वही तो देख रही हूँ। ये सुन पल्लवी बोली, तो बताओ ना, मैं हेल्प करती हूँ। ये सुन काव्या उससे बोली, कान इधर लेकर आना, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है। उसकी बात मान पल्लवी अपना कान उसके पास ले गई तो काव्या जोर से चिल्लाकर बोली, आप ही को ढूंढ रही थी। इस हरकत से पल्लवी घबरा सी गई पर खुद को शांत कर अपने हाथ दोनों कान पर रखकर बोली, हे भगवान, ये क्या था, अभी तो मुझे हार्ट अटैक ही आ जाता। इतने में ही काव्या पल्लवी के सर पर मारकर भागी तो पल्लवी भी बोली, रुक जा बच्चू, अभी बताती हूँ तुझे, मुझसे पंगा। बोलते हुए वो उसके पीछे दौड़ पड़ी। कौन सा सीन सबसे बेस्ट था, आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक विवाह ऐसा भी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 10। शादी की रस्में शुरू होती हैं। पंडित जी आना और ऋत्विक को मन में वचन लेते हुए फेरे लेने को कहते हैं। पहला वचन, आना, हम सदैव आपका बायां हाथ बनकर रहेंगे। ऋत्विक, हम आपका हर समय हर परिस्थिति में साथ देंगे। दूसरा वचन, आहना, हम हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे। ऋत्विक, हम कभी भी अपने धर्म से पीछे नहीं हटेंगे। तीसरा वचन, आहना, हम कोशिश करेंगे कि आपकी हर बात मान सकें, पर परिस्थितियों के अनुकूल जो सही होगा वो करेंगे। ऋत्विक, आप जो करना चाहती हैं कर सकती हैं, हमारी तरफ से आपको कोई बंधन नहीं, आप आजाद हैं। चौथा वचन, आहना, हम आपका साथ तन मन और धन से निभाने की पूरी कोशिश कर इस रिश्ते को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। ऋत्विक, हमें केवल आपका साथ चाहिए जिससे इस रिश्ते को कामयाब कर हम दोनों अपने परिवार वालों को वो खुशी दे सकें जिसके वो हकदार हैं। पांचवा वचन, आहना, हम कभी आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष की ओर निगाह उठाकर भी नहीं देखेंगे। ऋत्विक, हम वचन लेते हैं हर अन्य स्त्री को अपनी माँ या बहन के रूप में ही देखेंगे और इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाएंगे। छठा वचन, आहना, हम सच्चे मन से आपके साथ हैं, आपको कभी धोखा नहीं देंगे, हमेशा सच के रास्ते पर चलेंगे। ऋत्विक, सब धोखा देकर छोड़ जाते हैं, आपसे एक उम्मीद लगाई है, इस उम्मीद को टूटने मत दीजिएगा क्योंकि हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे। आप हमारी पत्नी, हमारी जिम्मेदारी हैं जिसे हम अच्छे से निभाएंगे। सातवां और अंतिम वचन, आहना, आज सभी के समक्ष हम आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं और 7 जन्मों के लिए खुद को आपके साथ एक डोर में बांधते हैं। ऋत्विक, आज सभी के समक्ष हम आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं और गृहस्थ जीवन की सच्चाई को बिना भेद के आपके साथ निभाने का वादा करते हैं। 7 फेरे होने के बाद पंडित जी आखिरी मंत्र का उच्चारण करते हुए बोले, इसी के साथ फेरे संपन्न हुए और आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। विवाह के इस दाम्पत्य जीवन में कदम रखने से पूर्व सभी बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने रिश्ते को सभी के समक्ष स्वीकृति दिलवाइए। पंडित जी की बात सुन उन दोनों ने सबसे पहले पंडित जी का आशीर्वाद लिया और फिर एक एक कर घर के सभी बड़ों से आशीर्वाद लिया। शादी की विधियों में सुबह के 7 बज चुके थे। सभी को आराम करने के लिए गार्डन एरिया में भेज दिया गया था।
जहाँ पर सब सीटिंग अरेंजमेंट था। उन सभी को नाश्ता भिजवाया जा चुका था। आहना को भी अपने कमरे में ले जाया जा चुका था। 1 घंटे बाद आहना के कमरे में रचना जी मुस्कुराकर नलिनी जी से बोली, शुक्र है शादी बिना संकट के टल गई और बड़ी खूबसूरती से पूरी हुई, इसलिए अब आप ज्यादा देरी मत कीजिए और हमें हमारी बेटी सौंप दीजिए। आहना के जाने की बात सुनते ही नलिनी जी की आंखों में आंसू आ गए। पास खड़ी आहना का भी मन भारी हो गया। सुधा और पल्लवी ने तो कसकर आहना के हाथ पकड़ लिए। माहौल को संजीदा होते देख रचना जी ने नलिनी जी के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, नलिनी जी संभालिए अपने आप को। एक घर में बेटी पैदा होते ही ये बात उसके साथ जुड़कर आती है कि एक दिन उसे ब्याह कर पराए घर जाना ही होता है। पर आप बेफिक्र रहें, हमारा घर आहना को हमेशा अपना लगेगा। आप जितना प्यार दे पाएंगे या नहीं ये तो नहीं जानते, पर कोशिश पूरी करेंगे। आप विदाई की तैयारी कीजिए, हम बाहर हैं। इतना बोलकर वो बाहर चली जाती हैं। उनके जाते ही नलिनी जी का खुद पर काबू छूट जाता है। वो लड़खड़ाने को होती हैं कि आहना और बाकी सब उन्हें संभाल लेते हैं। नलिनी जी नम आंखों से आहना को देखने लगी तो आहना उन्हें गले से लगा लेती है। पल्लवी और सुधा भी उन्हें हक कर लेती हैं। वीर जी जैसे ही कमरे में आए, उन सबको ऐसे देख उनका भी दिल भर आया। वो भी जाकर उन सबके गले लग गए। ये समा इतना मुश्किलों भरा था कि ना तो किसी से कुछ बोले जा रहा था, न खुद को संभाले जा रहा था। बस नम आंखों के साथ वो अपना दुख बांट रहे थे। बाहर विदाई का समय। विदाई की सारी तैयारियां हो गई थीं। विधि के अनुसार आहना चावल को पीछे की तरफ फेंकते हुए जा रही थी। सबकी आंखें नम थीं। जाते समय वो आखिरी बार नलिनी जी के गले लगी तो वो बोली, आहू आज से तुम किसी के घर की लक्ष्मी हो। अपनी मान मर्यादाओं को कभी मत लांघना और ये तो कभी मत सोचना कि हम लोगों ने तुझे पराया कर दिया है। कभी भी जरूरत पड़े तो बेझिझक अपने माँ पापा को कॉल कर लेना, ठीक है? हम तेरे साथ हैं। आहना ने सिर्फ इतना कहा और आगे बढ़ गई। आगे वो वीर जी के गले लगी तो उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। अपना दिल मजबूत करते हुए कहा, खुश रहना मेरी बच्ची। उनकी इस बात पर आहना की आंखों से आंसू लुढ़क आए। वो और आगे बढ़ी तो पल्लवी और सुधा थे। वो उन दोनों के गले लगी। किसी ने कुछ नहीं कहा। बस आहना ने पल्लवी और सुधा दोनों के गालों को एक एक करके थाम उनके माथे को चूम लिया और फिर जल्दी से आगे बढ़ गई, क्योंकि अब वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। आहना ऋत्विक के साथ गाड़ी में बैठी। युवराज आगे ड्राइवर के पास बैठा। वीर जी ने कुछ दूर तक गाड़ी को धक्का लगाया और फिर गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। उनके जाने के बाद रचना जी, विक्रम जी ने अपने सह परिवार के साथ शेखावत परिवार से विदा ली और गाड़ियों में बैठ चले गए। उन सब के जाने के बाद यहाँ का माहौल कुछ संगीन हो गया था। अब तक जिस दर्द को नलिनी जी छुपाए बैठी थी वो उभर आया और उनकी रुलाई फूट पड़ी। वीर जी और पल्लवी उन्हें संभालने लगे तो वहीं सुधा रोते हुए अंदर भाग गई और रोते हुए उसने कुछ ऐसा किया जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। आखिरकार ऋत्विक और आहना एक बंधन में बंध गए, पर क्या वो दोनों इस रिश्ते को अच्छे से निभा पाएंगे? आगे जानने के लिए सुनते रहिए एक विवाह ऐसा भी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।